दहेज के कारण प्रताड़ित किया। सबने मिलकर मिट्टी का तेल डालकर गर्भवती पत्नी को आग लगा दी। बाद में वह अपने मायके पहुंची, जहां उसका इलाज हुआ और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। क्या सिर्फ इसलिए कि पैसे की मजबूरी थी, कमी थी और वो अकेली 2 बच्चे कैसे पालती? महिला वापस ससुराल और पति के पास चली गई। उन लोगों के पास जो उसे जलाकर मार डालना चाहते थे। हत्या करने की कोशिश कोई छोटा अपराध तो था नहीं, यह एक महिला को जलाने की कोशिश का मामला था। अगर ऐसे मामलों में भी समझौते के आधार पर सजा कम होने लगे तो क्या इससे गलत संदेश नहीं जाएगा? नमस्कार, डायलॉग्स के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं प्रीता हरित। आज जब पूरे देश में दहेज उत्पीड़न के बाद त्विषा शर्मा की हत्या, आत्महत्या का मामला गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है, उसी समय हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने एक केस में फैसला सुनाया है। आज मैं आपको दिल्ली हाईकोर्ट के उसी फैसले के बारे में बताने जा रही हूं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये एक 25 साल पुराना दहेज उत्पीड़न और पत्नी को जलाकर मार डालने की कोशिश का मामला है। इस मामले में अदालत ने दोष सिद्धि तो बरकरार रखी। 25 साल पुराने दहेज उत्पीड़न और पत्नी को जलाकर मार डालने की कोशिश के मामले में दोषियों का अपराध तो सिद्ध हो गया, लेकिन अदालत ने सजा कम कर दी। घटना नवंबर 2000 की है। गर्भवती पत्नी को उसके पति, सास और देवर ने कम दहेज के कारण प्रताड़ित किया। सबने मिलकर मिट्टी का तेल डालकर गर्भवती पत्नी को आग लगा दी। आग में महिला जली भी पर मरी नहीं, लेकिन उसे तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया। बाद में वह अपने मायके पहुंची, जहां उसका इलाज हुआ और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। ट्रायल कोर्ट ने 17 जनवरी 2004 को तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। उन पर आईपीसी की धाराएं लगाई। धारा 307 जिसमें हत्या की कोशिश होती है, धारा 498A पति और ससुराल पक्ष द्वारा जिसमें क्रूरता होती है, धारा 342 जिसमें गलत तरीके से बंधक बनाने की बात होती है। ये तीनों धाराएं लगाई गई। फिर मामला अपील में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान पीड़ित महिला खुद अदालत में उपस्थित हुई। उसने कहा कि उसने पति और ससुराल वालों को माफ कर दिया है। उसने एक हलफनामा भी दिया कि वह अब पति के साथ रह रही है। अदालत को बताया गया कि दंपति के अब 5 बच्चे हैं, जिनमें से 3 उस घटना के बाद पैदा हुए। खैर, 4 मई 2026 को जब फैसला आया तो फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि इंडीड विमेन हैव वेरी लार्ज हार्ट। अदालत ने कहा कि अब दोबारा जेल भेजने से परिवार की कॉर्डियलिटी और फैमिली इक्विलिब्रियम टूट जाएगा। इसलिए दोष सिद्धि कायम रखते हुए भी सजा को ऑलरेडी अंडरगॉन, यानी जितनी जेल पहले काटी जा चुकी थी उतने तक सीमित कर दिया गया। फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि दहेज प्रथा समाज की बुराई है, लेकिन अदालत को वर्तमान पारिवारिक स्थिति भी देखनी होगी। पीड़िता ने स्वेच्छा से समझौता किया है। लंबे समय बाद परिवार फिर से साथ आया है। आगे की कैद बच्चों और परिवार को प्रभावित करेगी। फैसले में महात्मा गांधी का यह कथन भी उद्धृत किया गया, जिसमें कहा गया, एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इस फैसले और खासकर विमेन हैव वेरी लार्ज हार्ट वाली टिप्पणी पर काफी आलोचना हुई है। काफी लोग सोचने को मजबूर हुए हैं कि यह फॉरगिवनेस आखिर क्या भला होती है। क्या पीड़ित महिला ने सामाजिक दबाव के कारण समझौता कर लिया था और उसे मिट्टी का तेल डालकर जलाकर मार डालने वालों की जो कोशिश थी उनको उसने सचमुच माफ कर दिया था? क्या सिर्फ इसलिए कि पैसे की मजबूरी थी, कमी थी और वो अकेली 2 बच्चे कैसे पालती? महिला वापस ससुराल और पति के पास चली गई। उन लोगों के पास जो उसे जलाकर मार डालना चाहते थे और उन्होंने जलाने की पूरी कोशिश की थी और वापस जाकर उसने उसी पति से और बच्चे पैदा किए। कुल मिलाकर 5 बच्चे हो गए। मैंने कहीं पढ़ा था स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में। अभी आगे इस बारे में बात करूंगी। स्टॉकहोम सिंड्रोम किसी बंदी या दुर्व्यवहारपूर्ण स्थिति से निपटने का एक तरीका होता है,
स्टॉकहोम सिंड्रोम में समय के साथ लोग अपने बंदी बनाने वालों या दुर्व्यवहार करने वालों के प्रति सकारात्मक भावनाएं विकसित कर लेते हैं। यह स्थिति बाल शोषण, कोच एथलीट दुर्व्यवहार, रिश्ते में दुर्व्यवहार और यौन तस्करी जैसी स्थितियों पर भी लागू होती है। बंधक बनाने वाले व्यक्ति के साथ एक गहरा भावनात्मक रिश्ता हो जाता है, उसके सकारात्मक गुणों पर ही ध्यान चला जाता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें बंधक या पीड़ित व्यक्ति अपने ही अपहरणकर्ता या उत्पीड़क के प्रति सहानुभूति, लगाव और स्नेह महसूस करने लगता है। इसमें उत्पीड़क द्वारा किए गए अत्याचारों, दुर्व्यवहार या हिंसा को तर्कसंगत ठहराया जाता है, जायज ठहराया जाता है और पीड़ित खुद को ही अपनी स्थिति के लिए दोषी मानने लगता है। अपहरणकर्ता द्वारा छोटी सी दया या सामान्य मानवीय व्यवहार दिखाने, जैसे जान से न मारना, इस बात को भी बहुत बड़ी मेहरबानी या प्यार समझा जाता है। पीड़ित को यह महसूस होने लगता है कि वह खुद से इस बंधन या रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकता और वह पूरी तरह उत्पीड़क पर निर्भर है। यह स्थिति अक्सर अपहरण, घरेलू हिंसा या बंधक बनाए जाने जैसी गंभीर घटनाओं में देखने को मिलती है। इस मामले में भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है। आज दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से मैं सचमुच सोचने को मजबूर हो गई कि हमारी समाज व्यवस्था में क्या महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी है कि उन्हें अपने हत्यारों से समझौता करना पड़े। वो हत्या की कोशिश के बाद वापस उनके साथ जाकर रहने लगे और बच्चे भी पैदा कर ले, और अदालत भी एक ऐसे पति और उसके परिवार की सजा कम कर दे जिन पर अपनी पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश करने का आरोप साबित हुआ था, और फिर कहे कि इंडीड विमेन हैव वेरी लार्ज हार्ट। लेकिन क्या सचमुच यह बड़े दिल की कहानी है, या यह बड़ा दिल हमारी समाज व्यवस्था की सच्चाई को उजागर करता है, जहां एक महिला मजबूर होती है माफ करने को, साथ रहने को और दोषी पति के बच्चे पैदा करने को? क्या पुरुषों में भी होता है ये बड़ा दिल? मैं पूछती हूँ। ये केवल एक घरेलू झगड़ा नहीं था, ये एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश का मामला था। यह हिंसा का एक गंभीर मामला था। पर हाई कोर्ट में क्या हुआ? पहले तो 25 साल बीतने के बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा और अपील में दोषियों को राहत मिल गई। कहानी ने बड़ा मोड़ ले लिया। सुनवाई के दौरान महिला खुद अदालत में पेश हुई और कहा कि उसने अपने पति और ससुराल वालों को माफ कर दिया है और अब वह पति के साथ रह रही है और उनके 5 बच्चे हैं और परिवार अब सामान्य जीवन जी रहा है। और अदालत ने ये कहकर कि इतने साल बाद दोबारा जेल भेजना परिवार को तोड़ देगा, इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और महिला भी खुद समझौता चाहती है, इसलिए अदालत ने दोष सिद्धि तो बरकरार रखी लेकिन सज़ा कम कर दी, यानी जितनी जेल पहले काटी जा चुकी थी उसे ही काफ़ी माना गया। असली सवाल यही है, हमारे देश में लाखों महिलाएं घरेलू हिंसा सहने के बावजूद रिश्ते नहीं छोड़ पाती। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती, अपने पति पर निर्भर होती हैं। वो अकेले सिंगल पेरेंट बनकर अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाने की हिम्मत नहीं रख पाती। बचपन से ही घर, परिवार, स्कूल, समाज उनकी कुछ इस तरह की सोशल कंडीशनिंग कर देता है कि पति चाहे कितना भी अत्याचार करे, प्रताड़ना करे, वे घर से बाहर जब भी निकलती हैं, शादी ब्याह में, फैमिली फंक्शंस में, यहाँ तक कि रोज़ाना नौकरी करने वाली, दफ्तर जाने वाली महिलाएं भी सब के सब एक हैप्पीली मैरिड वुमन का मुखौटा लगाए हुए घूमती हैं। उनकी सोच को ऐसे घुमा देते हैं कि यदि पति प्रताड़ना करता है तो वो अपनी कमी समझने लगती हैं और खुद को दोषी मानने लगती हैं। कई बार तो उनके अपने माता पिता के परिवार में भी इस बात की जानकारी नहीं पहुंचने दी जाती कि पति उत्पीड़न करता है, या फिर उन्हें अपने स्वाभिमान की रक्षा करना नहीं सिखाया जाता और प्रताड़ना करने वाले पति से कैसे अलग हों इस बारे में उन्हें ख्याल ही नहीं आता। कैसे अपनी रक्षा करें वो सोच ही नहीं पाती। वे पति को परमेश्वर मानती रहती हैं, अपनी दादी, नानी या माँ की तरह ही। उनकी सोच को कुंद कर दिया जाता है। कई बार मायके से भी दबाव रहता है कि तलाक नहीं लेना है, चाहे पति मार ही डाले, पर सहन करना है, घर बचाना है, शादी बचानी है। और इन सब के बीच
कई बार माफ़ करना विकल्प नहीं, मजबूरी बन जाता है। अब इस मामले में दो दृष्टिकोण सामने आते हैं। एक तो यह है कि अगर पीड़ित महिला खुद समझौता चाहती है और परिवार फिर से साथ है, तो अदालत ने जो फैसला सुनाया उसका उद्देश्य बदला नहीं था, बल्कि उस महिला का रिहैबिलिटेशन था। दूसरा ये कि हत्या करने की कोशिश कोई छोटा अपराध तो था नहीं, यह एक महिला को जलाने की कोशिश का मामला था। अगर ऐसे मामलों में भी समझौते के आधार पर सज़ा कम होने लगे तो क्या इससे गलत संदेश नहीं जाएगा? क्या इससे अपराधियों को यह भरोसा नहीं मिलेगा कि समय बीतने के बाद मामला सेटल हो सकता है? क्या ऐसे मामलों से प्रेरित होकर लोग फिर ऐसे अपराध नहीं करेंगे कि छूट ही जाएंगे? छूट तो जाएंगे ही, कोर्ट का प्रेसिडेंट भी है अब तो। एक और महत्वपूर्ण बात, अदालत ने दोष सिद्धि खत्म नहीं की, यानी अदालत ने यह नहीं कहा कि आरोपी निर्दोष है। अदालत ने केवल सज़ा कम की। लेकिन सवाल यह है कि क्या हत्या की कोशिश जैसे मामलों में परिवार बचाने जैसा कुछ बच जाता है? समाज को क्या समझना चाहिए? यह मामला केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, यह हमारे देश की उस सामाजिक संरचना का आईना है जहां महिलाओं से सहन करते रहने की उम्मीद की जाती है, जहां त्याग को आदर्श बनाया जाता है और कई बार न्याय से ज़्यादा समझौते को महत्व दिया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला कानूनी रूप से शायद मानवीय माना जाए, लेकिन सवाल अभी जिंदा है, क्योंकि सवाल तो न्याय के हक में बोलता है। सवाल तो पूछता है कि क्या गंभीर हिंसा को नज़रअंदाज किया जा सकता है? क्या इसे हल्के में लिया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर पीड़ित महिला अपने हमलावर को माफ़ कर देती है तो क्या समाज को उसकी बात मान लेनी चाहिए कि न्याय हो गया, कि भूल चूक लेनी देनी? और भले ही कितने ही साल बीत जाए, दहेज उत्पीड़न, प्रताड़ना और हत्या की कोशिश और फिर हत्या, सब कुछ होता रहता है, अभी तक भी हो रहा है। जैसा कि अभी पिछले कुछ दिन पहले त्विषा शर्मा के साथ हुआ और एक हंसती खेलती जिंदगी से भरपूर लड़की से उसकी जिंदगी छीन ली गई। सवाल पर चर्चा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों पर चर्चा समाज की भी जिम्मेदारी है। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus digital original series.